हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने SN1 अपक्रिया के बारे में पढ़ा, उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। लेकिन इससे कहीं पहले वाले क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन ये था जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन हमने जो SN1 अपक्रिया बताया इससे कहीं पहले दिया था। वो कुछ टेक्निकल इशू कारण हमने आप लोगों को कमेंट नहीं लिया, और अब हम कमेंट में अगर देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आया है। वो रिएक्शन को ना लिख करके थोड़ा मोबाइल से कमेंट करने में ऐसे कह सकते हैं बेंजीन रिंग को बनाने में थोड़ी समस्या आती है, मानता हूँ मैं। लेकिन ये है कि कंपाउंड का नाम कुछ बच्चों ने दिया है लिख करके, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने इसका मतलब हमें लगा कि आपने पूरी क्लास हमारी देखी थी, और पूरी क्लास देखने के बाद ही उसका जो परिणाम है वो सामने आया हुआ है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इस चित्र को ना बना करके, हम चित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि है तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, लेकिन चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चित्र जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। कुछ लोगों का, हाँ बेशक, कुछ लोगों का रिजल्ट सही नहीं आया है। हो सकता है वो सही लिखे हों लेकिन नाम उसका न लिख पाए हों। चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को बता दें, उसके बाद उस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम अपने थंबनेल में ही दिखा दिए हैं कि आपने देखा था खतरनाक क्वेश्चन की श्रेणी चल रही है, जिसमें ये दूसरा भाग होगा, इसका SN2 भाग होगा। लेकिन उसको हम जानेंगे इसके बाद। पहले इसका सॉल्यूशन दे दें, क्योंकि जिन बच्चों के मन में ये बना हो कि सर ने हमारा कमेंट तो लिया लेकिन उसका जवाब नहीं दिया, कैसा रहा कैसा नहीं रहा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम पहले इसे हल करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस चैनल पर अभी नए जुड़े हुए हैं। तो जो नए जुड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि समय से जब भी हम वीडियो डालें तो आपको ये जानकारी पहले से मिलती रहे। और जो और भी पहले से जुड़े हैं वो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो नए लोग जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब भी करें। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और क्वेश्चन को हल करने से पूर्व ये जरूर देखेंगे ये किस रूल पर आधारित है। तो एक रूल बताया गया था आपको, मार्कोवनी-काफ। ये था मार्कोवनी-काफ का रूल था। और उस रूल में क्या बताया गया था कि जो एल्किल हैलाइड आप देख रहे हैं यहाँ पर HBr, और यहाँ पर सामने आपके तत्काल सामने जो है ये कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ है, दोनों कार्बन द्विबंधित हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एल्किल हैलाइड का एडिशन कराना है किसी मल्टीपल कार्बन पर जो द्विबंधित कार्बन है। तो मार्कोनी-काफ ने क्या बताया था कि किसी द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन हैलाइड अगर कहेंगे तो भी यहाँ ये कहेंगे किसी एल्किल हैलाइड का, किसी हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है, ऋणात्मक भाग होता है, वह द्विबंधित कार्बन से वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती हो। मतलब इसका जो नेगेटिव भाग होता है HBr में, नेगेटिव भाग जो है ये Br का होगा, और पॉजिटिव भाग जो होगा H का होगा। ये Br वहीं जुड़ेगा, उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम पाई जाती है। तो यहाँ पर इस वाले हिस्से के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये है बेंजीन, HBr को जुड़ना यहीं पर है। यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों कार्बनों के बीच में, ये है, इन दोनों कार्बनों के बीच में द्विबंध लगा हुआ है। तो इन दोनों कार्बनों के बीच में द्विबंध लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला हिस्सा जो है ये हाइड्रोजन है, और ये इसे हम बोलते हैं कार्बन। जिन लोगों का रिजल्ट आया है वो हमें विश्वास है वो इसी प्रकार से किए होंगे, तब उनको अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर भी हो गया कार्बन, और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसे हम इसलिए ऐसा कर देते ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अब
हमें आंसर मिलने जा रहा है। तो यहाँ देखिए इन दोनों कार्बनों पर, इन 1 नंबर और 2 नंबर पर, इन दोनों कार्बनों पर हाइड्रोजन तो उपस्थित है, लेकिन इन्हीं दोनों में से एक कार्बन ऐसा भी है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, वह कार्बन नंबर 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, तो इसका मतलब भी हो गया कि यहीं पर जाकर के Br जुड़ेगा। गिव्स आउट करते हैं, वही कंपाउंड लिखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं। एक पहले आप बेंजीन बनाएंगे, क्योंकि बेंजीन का एक कंपाउंड है ये हो गया। इसे हम जैसे था वैसे बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से था, और ये भी पता है आपको जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो सिंगल बॉन्ड में आता है, क्योंकि HBr वहीं पर ऐड करेगा। अब यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये कार्बन है ही, ये कार्बन दिखा देते हैं क्योंकि हम यहाँ कार्बन को दिखा करके काम कर रहे हैं। ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, और इस सिंगल बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन पहले था, एक हाइड्रोजन बाद में था। अब इस कार्बन पर एक था हाइड्रोजन, यही था। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो गया। अब हम देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी नहीं है। जब कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी है, हमको HBr की मदद से पूरा करना है। तो Br वाला भाग यहाँ जुड़ेगा, यानी ये ऐसे कह सकते हैं, ये देखेंगे ये Br जुड़ जाएगा। Br जुड़ जाने से इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। और रही बात इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए, इसकी बैलेंसी के लिए आप H लगा देंगे। H क्यों लगा देंगे? क्योंकि बताया गया कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो, हमने जोड़ दिया। तो पॉजिटिव भाग वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम हो। यानी हम ये कह सकते हैं अमीर को अमीर बनाना। इसका रिजल्ट क्या आया कि जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहीं पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। यानी सीधा सा है कि जो रिच हैं, रिच को रिच बनाना, यानी अमीर को अमीर बनाना। और अमीर का तात्पर्य है ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन डेंसिटी ज़्यादा हो, हाइड्रोजन का घनत्व जो है जिसके पास ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन वहीं पर जुड़ जाता है। इसीलिए हम कहेंगे रिच टू रिच, मतलब अमीर को अमीर बनाने का मतलब कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी वहीं पर हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। ये नियम होता है मार्कोनी-काप का नियम। बस यही रिजल्ट था। आप लोगों का जो भी जैसे भी निकाले हैं अच्छा परिणाम रहा। हाँ, कुछ लोगों का रिजल्ट गड़बड़ आया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने प्रयास तो किया। प्रयास करने से यह ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे आंसर सही आ जाएं। यदि सारे आंसर सही आ जाते हैं प्रयास करने पर, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आप अपने पेपर में, चाहे IIT का हो, चाहे JEE का हो, चाहे नीट का हो या बोर्ड का हो, यदि यही व्यवस्था रहे तो आप लोग 100 में 100 पा जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब प्रयास आप करते हैं, आपका एफर्ट अच्छा रहा, परिणाम भले ही नहीं आया, वो परिणाम यहाँ पर आया। ज़रूर जो कुछ कमियां रही होंगी आपके मन में, लगता रहा होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से दूर हो गई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं उस टॉपिक पर जो टॉपिक हमने कल बताया था, उसका दूसरा भाग जो छूट गया था। वो दूसरा भाग छूटा था SN2 रिएक्शन। SN1 हो गया था, थोड़ा सा ज़रूर आपको उसे कनेक्ट करने के लिए SN1 को ही बताएंगे। फिर उसके तुरंत बाद, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस है SN2 को बताना, और आज SN2 ही चलेगा। लेकिन ये है कि जो लोग नए जुड़े हुए हैं, हो सकता है मेरा पिछला वीडियो ना देखे हों, तो उनको भी उसमें कनेक्ट करना है। और जो देखे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो कनेक्ट ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यदि उसमें हम SN1 बता देते हैं तो उनका कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ पहले हम थोड़ा सा SN1 बता दें, उसके बाद SN2 बताएंगे। ज़्यादा नहीं समय लेंगे SN1 में, लेकिन अब ये है कि जो लोग नए जुड़े हुए हैं कम से कम जाने क्या होता है SN1। तो हमने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला था SN1 और दूसरा था SN2। SN1 को बोलेंगे आप यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया। और दूसरा ये बनेगा जिसका नाम है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होता है। SN1 वाले में हुआ क्या था कि एक ऐसी प्रतिस्थापन क्रिया जिसमें अभिकारी अणु का केवल एक ही हिस्सा भाग लेता हो, किसमें, अपक्रिया के दर के निर्धारण में, रेट डिटर्मिनेशन में। यानी हम इसी की बात करें, यदि SN1 की हम बात करते हैं, जैसे कंपाउंड दिया जाए RX, मतलब एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दे दिया जाए और ये गिफ्ट आउट हो जाए RNU, यहाँ से जो X है वो रिलीज हो जाता हो, लीव हो जाता हो यहाँ से, और X ये कहीं बाहर निकल जाता हो और इसी X का पोजीशन ले लेता हो NU, तभी हम इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। खाली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। लेकिन SN1 कब बोलेंगे, जब कहीं ऐसा हो यानी कि रेट इसका अपक्रिया का जो दर है वो निर्भर करता हो केवल RX के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जब केवल और केवल RX के ऊपर ही डिपेंड करता है तब हम इसे SN1 बोलते हैं। और SN1 के साथ साथ ये अपक्रिया दो पदों में कंप्लीट होती हो। दो पद का मतलब ये हो गया कि जो पहला पद होगा वो होगा स्लो और दूसरा पद जो होगा वो होगा फास्ट। स्लो पद जो है वही रेट डिटर्मिनेशन होगा, वेग निर्धारक होगा। और जो फास्ट होगा रिएक्शन, इसके बाद रेट डिटर्मिनेशन रिएक्शन के बाद जो फास्ट अपक्रिया होगी वो देगा फाइनल प्रोडक्ट, ये देगा फाइनल प्रोडक्ट। हो गया दो स्टेप। और जो रेट डिटर्मिनेशन रिएक्शन होगा उसकी दर तो स्लो होगी, लेकिन साथ साथ स्लो होने के साथ साथ ये एक देता है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज देता है, मतलब हाई रिएक्टिव स्टेज देता है, और यही हाई रिएक्टिव स्टेज अपक्रिया को फास्ट करने में सहायक होती है। तो ये सारी बातें थी जो SN1 वाले में हुई थी, और हमने बताया था SN1 अपक्रिया जो है सबसे सही, सबसे रिएक्टिव जो रिएक्शन होता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों के लिए होता है। सबसे कम मेथिल के लिए या हम 1 डिग्री के लिए एल्किल हैलाइड के लिए कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं SN2 की। यही हमको देखना है। ये सारी बातें कल हो चुकी थी, इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा बताया ताकि आप उससे जुड़ जाएं आसानी से। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं SN2। यहाँ पर भी वही बातें होंगी, बस थोड़ी सी इसमें हम परिवर्तन करेंगे। SN2 भी अपक्रिया ऐसे ही है। जब एल्किल हैलाइड का कोई एक्स किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा विस्थापित हो जाता हो तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन जब बात आती है SN2 की, इसमें दो रेजेंट, एक न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, एक बेस जिस पर हमें क्रिया करना हो जैसे एल्किल हैलाइड। यानी ये कह सकते हैं कि जो रेट होता है वो समानुपाती होता है, यानी कि निर्भर करता है RX पर भी निर्भर करता है और NU पर भी निर्भर करता है, यानी कि दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। यानी ऐसी प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का रेट, अभिकारक और आक्रमणकारी अभिकर्मक
दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता हो, ऐसी अपक्रिया SN2 अपक्रिया कहलाती है। और SN2 होने के कारण इसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि पहले वाला जो था SN1 इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते थे। यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें दो पद नहीं, पद का मतलब ये कि इसमें दो ये RH और NU ये दोनों भाग ले रहे हैं रेट के निर्धारण में। अब जब दोनों भाग लेते हैं, इसी के कारण इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ये नोटेबल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको नोट करिएगा कि SN2 जो रिएक्शन होता है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। और फिर यह वन स्टेप प्रोसेस की अपक्रिया होती है। वन स्टेप प्रोसेस का मतलब हो गया कि पहले जो गति होगी मंद होगी। देखिए इसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, इसीलिए वन स्टेप रिएक्शन में ही कंप्लीट हो जाता है, वन स्टेप प्रोसेस में ही। जैसे एक चीज़ और जानिए कि वहाँ पर तृतीयक जो एल्किल हैलाइड होता था बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपक्रियाशील होता था, तृतीयक ही सही होता था SN1 अपक्रिया के लिए। जब SN2 अपक्रिया की हम बात करेंगे तो इसके पास तीन ऑप्शन हैं। एक है मेथिल एल्किल हैलाइड, और दूसरा है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और तीसरा है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसके सामने तीन कंपाउंड दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए रिएक्टिविटी की तो वह मेथिल हैलाइड के साथ होती है। मेथिल हैलाइड का मतलब जिस पर कोई भी एल्काइल न लगा हो। जैसे कुछ इस प्रकार से रहा हो कि यहाँ पर देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन, ऐसे कर लीजिए, ये तीनों जगह पर हाइड्रोजन हो जाइए, ये हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये लगा दिया जाए Cl। ये इसका मतलब ये हो गया ये मेथिल हैलाइड है, इस पर कोई डिग्री नहीं है क्योंकि कोई एल्किल नहीं है। जब कोई एल्किल नहीं होता है तो उसकी कोई डिग्री भी नहीं होती है। अब आप इस पर क्रिया करवाने जा रहे हैं NU से। एक पहले हम वैसे रफली इसको बना देते समझने के लिए। जब NU से क्रिया करवाते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, उसे जानना जरूरी है कि जो ये NU होता है ये सामने से अटैक नहीं करता है। जब सामने से नहीं करता तो निश्चित है वो पीछे से अटैक करता होगा। सामने से अटैक क्यों नहीं करता है ये जानना SN2 का प्रमुख लक्षण भी है। इसी में पाया जाएगा वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे एक छतरी लेकर के जब आप बरसात में निकलते हो, सपोज कीजिए ये कोई छतरी है, ये कोई मान लीजिए यह कोई छतरी है, सपोज कीजिए यह कोई छतरी है। अब उतनी व्यवस्थित छतरी नहीं बनी हुई है, लेकिन मानना है यह कोई छतरी है। इसके अंदर जो है ये तीलियां लगी होती हैं, कैसी तीली लगा दिए, ऐसे ये सारी तीलियां जो होती लगी होती हैं। इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, सब तीलियां एक ही पॉइंट से फिक्स होती, ये भी जानते हैं। होता क्या है कि जैसे जब आप हवा के रुख के विपरीत में चलते हैं, जैसे सामने से हवा आ रही है और उधर ही उसी दिशा में आप चले जाते हैं, तो आपका जो छाता होता है ये पलट जाता है। पलटने का मतलब हो गया कि आपका हत्था तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये इस स्थिति में ये पलट जाते हैं। ऐसे हत्था तो आपका यहीं रह गया, ये हिस्सा इस प्रकार से ये होता है क्या, ये पलट जाता है। ऐसा देखे भी होंगे, ऐसी तमाम घटनाएं बरसात में जो हवा का रुख तेज होता है, ऐसी घटनाएं आती हैं। बच्चे खूब मज़ा लेते हैं, हवा चलती तभी छाता लेकर निकलते हैं। लेकिन अब जानिए जब बच्चे
इस बरसात के मौसम में तेज़ हवाओं में छाता लेकर निकलें तो आप ये जान लीजिए वो SN2 के एग्जाम्पल बनने जा रहे हैं, SN2 अपक्रिया के एग्जाम्पल बनने जा रहे हैं। और साथ साथ वाल्डन प्रतिलोमन का मतलब लाइव प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लाइव प्रदर्शन का मतलब हो गया कि बिल्कुल जब हवा बहेगी उसको देखेंगे तो जैसे छाता पलटेगा तो आप जान जाइएगा कि कुछ हुआ नहीं, इसमें वाल्डन इन्वर्जन हुआ है, वाल्डन प्रतिलोमन हुआ है। तो अच्छा है, समय भी आ रहा बरसात का, हवाएं भी तेज चलेंगी, आपके घर में छतरी होगा। SN2 अपक्रिया समझने के लिए बस थोड़ा हवा का रुख तेज हो, उसी में करके इसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमारे कहने से ऐसा मत करिएगा, नहीं घर वाले आपके माता पिता कुछ न कुछ वाल्डन प्रतिलोमन का विलोम करना शुरू कर देंगे। तो इसको प्रयोग मत करिएगा। कोई पुराना छाता हो तो कर भी लीजिएगा, लेकिन किसी नए छाते के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, नहीं तो खिलवाड़ में जो वाल्डन प्रतिलोमन हो रहा है वाल्डन उन्मूलन हो जाएगा आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं करना है, हम जो बता रहे हैं ऐसा करना है। आप रिएक्शन पर रहिए, ये सब प्रयोग समझ बूझ करके घर से तब करिएगा। चलिए अभी देखते हैं ये क्या होता है। इसमें एक नई घटना आती है। ये यहाँ पर स्लोली ये बैक जा करके थोड़ा सा हम इसे ऐसा कर देते हैं, ये कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं। चलिए मान लीजिए, केवल मानना है कि तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए इधर से और ये क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत स्लोली, बहुत ही स्लोली ये जो न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं ये पिछवाड़े से अटैक करता है, यहाँ पीछे से। और पीछे से अटैक करने का रीजन है ये Cl से बहुत डरता है, यह Cl से बहुत डरता। समझिए पहले, इम्पॉर्टेंट है ये, हम इसको और सरल बना करके आपको समझा रहे हैं। ये Nu इस Cl से डरता है, यानी इसकी नेगेटिविटी से घबराता है ये, और यह हाइड्रोजन से नहीं डरता है। अच्छा एक चीज़ और, जब ये हाइड्रोजन से नहीं डरता है तो हाइड्रोजन तो इससे डरता ही होगा। अब ऐसा होगा कि ये कार्बन ऐसे रह जाएगा, जैसे ये Nu यहाँ पर आएगा इस पर, तो ये एक वीक बॉन्ड से पहले जुड़ेगा। Nu यहाँ पर एक वीक बॉन्ड से जुड़ेगा और Cl भी वीक बॉन्ड ही हो जाएगा। उसका रीजन है कि Cl अब निकलना चाहेगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कार्बन के साथ दो नेगेटिव बैठे रहेंगे। भाई कार्बन के पास दो नेगेटिव नहीं बैठेंगे, Nu भी नेगेटिव है और Cl भी नेगेटिव है, और जो ये दोनों हाइड्रोजन लंगूर थे ये हो गए ऊपर और नीचे। ये ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसी दशा तो नहीं आएगी ना 1 2 3 4 5 कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाए, ऐसी कोई दशा तो नहीं आएगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब होगा क्या, Cl चूंकि पहले से जुड़ा था, ये सारी क्रियाएं साथ साथ होंगी, ये स्लो होगा। ध्यान दीजिएगा, ये स्लोली ये ऐसा करेगा, लेकिन ये अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी, और इस साथ साथ के क्रम में ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये लीविंग ग्रुप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये क्लोराइड आयन है, अभी क्लोराइड आयन है। जैसे जैसे ये क्लोराइड आयन कार्बन को छोड़ेगा, कार्बन से जो डॉट डॉट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ ये, इसका मतलब बिग बॉन्ड है ये, और ये भी बिग बॉन्ड है, लेकिन छोड़ना है क्लोरीन को ही। ये जैसे जैसे ये क्लोराइड आयन टूटेगा या छूटेगा, वैसे वैसे ये Nu मजबूत होगा, Nu अपने स्थान को मजबूती से बना लेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा देखें, दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। ये अब होगा क्या, ये जो इस अवस्था को हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेज। पहले स्टेज का नाम दे दें, इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज का मतलब हो गया कि ऐसी अवस्था जो उत्पाद बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो,
बिल्कुल रेडी हो, उत्पाद बनने वाला ही है। यहाँ से अब देखिए, ये जैसे रिमूव हुआ, ये लीविंग ग्रुप बाहर निकला, तुरंत इन हाइड्रोजन जो 3 आप देख रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन बेचारे इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इनको NU से बड़ा डर लगता है। NU के डर से ये सब और भाग जाते हैं। जैसे छतरी उलट जाती है, तो छतरी उलटने का मतलब हो गया कि ये हाइड्रोजन सारे के सारे ऐसे चले जाते हैं, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, और ये जो NU है ये जुड़ करके राज करता है। चाहे नेगेटिव लगाएं अब ना लगाएं, तो नेगेटिव चला ही गया। ये आप जो कंपाउंड देख रहे हैं, यही इसका फाइनल कंपाउंड है। ये देख रहे हैं ये किस प्रकार से पलट गया, ये बिल्कुल जैसे ये छतरी, और ये NU हो गया हाथ में, और हाइड्रोजन हो गया किनारे किनारे, छतरी की तीलियां हो गई किनारे किनारे जो जमीन पर पड़ी रह जाती हैं। तो इस प्रकार से ऐसी घटना जब सारे के सारे हाइड्रोजन एक साइड में चले जाते हों, एक उल्टी छतरी के समान संरचनाएं दिखाते हों, तब हम उसी को वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। और वाल्डन प्रतिलोमन की घटना, ध्यान दीजिएगा, वाल्डन प्रतिलोमन की घटना इसी मेथिल हैलाइड में ही पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे कम 1 डिग्री हैलाइड में, उससे कम 2 डिग्री हैलाइड में, और 3 डिग्री हैलाइड में वाल्डन प्रतिलोमन नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पाया था स्टेरिक हिंडरेंस। व्हाट इज स्टेरिक हिंडरेंस? जैसे यहाँ पर ये जो 3 एल्काइल समूह होते हैं, ये 3 एल्काइल समूह, ये कार्बन से ऐसे कनेक्ट होते हैं, मजबूती से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल चांसेस है ही नहीं कि NU आकर के बीच में अटैक कर ले। ये एक बाधा तय कर देते हैं, इतनी एरिया में कोई जुड़ नहीं सकता है। यही भाग जो होता खाली होता है जहाँ पर Cl होते हैं, यानी कि ऐसी बाधा जिसमें कोई अन्य ग्रुप आकर के इनके बीच में ना स्टैंड कर पाए, ना जुड़ पाए, वही बाधा होती है स्टेरिक हिंडरेंस, स्टेरिक बाधा बोलते हैं। अब आगे देखेंगे कि Cl को हटा करके वहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। तो गाइज, आज का जो SN2 है आपको अच्छे से आया कि नहीं आया, इसे ज़रूर कमेंट करिएगा। एक बार हम फिर से इसे दोहरा देते हैं ताकि कुछ जो प्रॉब्लम दिमाग में चल रहा हो वो आप उससे मुक्त हो जाएं। वैसे मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है हम इसको बहुत फास्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसको बहुत स्लो बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। या ना हो जल्दी जल्दी बता करके ख़त्म कर दिए। ख़त्म करने से कुछ नहीं होता, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जल्दी जल्दी अन्य लोगों की तरह सब बता करके छुट्टी कर दे, हमको कहीं जाना नहीं है। हमें तो ये करना है जो हमने ठाना है। हमने ठाना क्या है? आपको अपने इस चैनल के जरिए आपको एक अच्छा केमिस्ट्री का स्टूडेंट तैयार करना है, एक अच्छा केमिस्ट तैयार करना है। हमारे चैनल की यही एक मुख्य एम भी है और मुख्य विशेषता भी यही बनेगी। हम धीमा ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए सेट कर सकते हैं, सेट करने का दावा भी करते हैं। बस आप लगे रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं समझ में आती है, आप यदि कमेंट में लिखते हैं तो हम उसका निराकरण नेक्स्ट वाली क्लास में ज़रूर करेंगे। और यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम ये मान लेते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया है। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि इससे पता चले हाँ अच्छे समझ में आया है। लाइक एक प्रतीक है आपके समझ में आने का,
और यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम उस कमेंट का जवाब जरूर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये हम समझ लीजिए एक चीज़ ठान करके रखे हैं कि आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। बस कोई टेक्निकल इशू ना हो, टेक्निकल इशू अगर होता है, जैसे भी सही होता है, हम ज़रूर अगले दिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। SN2 में बातें तो वही होंगी, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कह सकते हैं रेट निर्भर करेगा दोनों के ऊपर, यानी अभिकारी अणु के ऊपर और अभिकर्मक के ऊपर, दोनों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है और यह 2 स्टेप प्रोसेस रिएक्शन होता है। सॉरी, हमने गलत बोल दिया, 1 स्टेप होता है, ध्यान आ जाता है SN1 का। SN1 2 स्टेप होता था, ये 1 स्टेप होगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वेरी स्लोली ये बैकवर्ड अटैक करता है, और जैसे बैकवर्ड अटैक करता है ये ट्रांजिशन स्टेज बन जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती, लेकिन यहाँ पर 5 दिखाई दे रही है, तो 5 हो नहीं सकती है, इसलिए ऐसे स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। इसका मतलब ये भी है यह कंपाउंड बनने के काफ़ी सन्निकट होता है। अब यहाँ पर ये NU जब मजबूती से जुड़ना चाहेगा तो लीविंग ग्रुप निकलना भी चाहेगा। लीविंग ग्रुप जैसे जैसे करके निकलेगा, यहाँ पर हमने चिन्ह नहीं लिखा, लिख सकते हैं Cl नेगेटिव, कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन लिख सकते हैं Cl नेगेटिव, ये हो। तो Cl नेगेटिव जैसे निकलेगा उतनी ही मजबूती इस Nu को C के साथ मिलेगी, Nu को C के साथ मजबूती मिलेगी, और ये जो H दिखाई दे रहे थे, ये सारे के सारे H ऐसे पलट जाते हैं जैसे बरसात की तेज हवाओं में आपकी छतरी पलट जाती है। देखिए छतरी नुमा क्या होते पलट जाते हैं। इसी क्रिया को हम वाल्डन प्रतिलोमन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये ट्रांजिशन स्टेज भी क्लियर हो गया। और एक बात और भी क्लियर हो जाए, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, इसमें जो SN2 अपक्रिया होती है सबसे अच्छा मेथिल हैलाइड, सबसे अच्छा मेथिल हैलाइड देती है, और सबसे बेकार जो होती है वो 3 डिग्री होती है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आज का क्लास बस यहीं पर हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और रिएक्शन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। इसे हम इसलिए कहते हैं ताकि आप के अंदर एक ऊर्जा बनी रहे। जरूरी नहीं है कि आप खूब पढ़िए, खूब पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। थोड़ा पढ़िए, लेकिन बिल्कुल ये कह सकते हैं कंसंट्रेट होकर के। जितनी देर आप पढ़िए कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि आप एकदम उसी में लगे रहिए। सब्जेक्ट कोई भी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखेंगे, तब आपको समस्या नहीं आएगी। कोई टॉपिक लीजिए, जैसे हमने इस टॉपिक को लिया, अच्छे से क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं रही। ऐसे जितने भी टॉपिक हम लेंगे, छोटे छोटे ही टॉपिक लेंगे, एकदम क्लियर करके देंगे, और उसे ज़रूर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसे नोट करने से याददाश्त हमेशा ताज़ी बनी रहती है। तो बस आज इन्हीं सारी बातों के साथ इस क्लास को क्लोज किया जाता है। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट भी करते रहिए। इतनी सारी चीज़ों के साथ आज का क्लास इसी पर क्लोज किया जाता है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।